डेरी मेन गैप कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया। इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब मौत की घाटी से गुजरना। इसी एरिया की वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 7 दशमलव इस पूरे एरिया को किसी भी कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्री स्पेशली कोलंबिया, एक्वाडोर और वेनेजुला से इस एरिया को क्रॉस करके एक अच्छी लाइफ का ड्रीम के लिए सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में 1 लाख लोगों ने इस डेरियन गैप के थ्रू मैक्सिको और लिए यूनाइटेड स्टेट जाने की कोशिश की, लेकिन इन लाखों लोगों में से 100 लोग इस गैप को क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के एरिया में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है, और इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक इस एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जी हाँ, ये बात है 21वीं सदी में जहां तपते हुए रेगिस्तान में भी स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बनाए गए हैं, वहीं इस छोटे से एरिया में रोड या रेल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी 4 बहुत ज्यादा रंजिश बातें हैं। सबसे पहली वजह यह है खतरनाक मौसम। डेरियन गैप लाइफ ऑफ एक्टिवेटर से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी थी काफी हाई होती है। इस सारे एरिया में बहुत ज्यादा घने जंगल है और पूरे साल में मतलब करीबन 365 दिन में से 330 दिन यहाँ बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स बहुत आते हैं, बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इतनी बारिश और फ्लड्स की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंक्रीट और सीमेंट हो या एस्फाल्ट, इन सबको सूखने के लिए खुश्क और गर्म मौसम चाहिए। और अगर इस सब का तोड़ कर भी लिया जाए तो यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये है, यहाँ पर खतरनाक जानवर, कीड़े मकोड़े, हमारी पूरी जमीन में इतने जहरीले सांप, मकड़ियां और मच्छर कहीं नहीं पाए जाते जितने इस डेरियन गैप में पाए जाते हैं। और फिर क्योंकि इस सारे एरिया में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल्स, कोई घर, कुछ भी नहीं, तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपको काट जाए तो आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू, सांप के जहर या फिर दरियाए में डूब मारे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के लिए यहाँ पर रोड बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। जी हाँ, इम्पॉसिबल जरूरी होगा, मुश्किल भी होगा, मगर तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर रोड या रेल बनाने की कोशिश ही नहीं की जाती? असल में कुछ कंट्रीज चाहती ही नहीं कि यहाँ पर कोई रोड या रेल नेटवर्क बने, खास तौर पर अमेरिका पर पनामा। दरअसल 19वीं शताब्दी में पनामा कोलंबिया का एक ही पॉसिबल होता था, मगर इसी डेरियन गैप की वजह से कोलंबिया के बीच के लिए पनामा पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए पनामा में से कनेक्टेड रहने का एक ही रूट था,
और वो था समुद्र के थ्रू। इसी डेडिकेशन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आजादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की और 20-30वीं शताब्दी से इसी मूवमेंट में एक राइजिंग सुपर पावर ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दरअसल अमेरिका की पनामा कैनाल में बहुत दिलचस्प थी और वह चाहता था कि इस कैनाल का कंट्रोल उसके पास, और बिकॉज़ पनामा कनाल की कंस्ट्रक्शन से पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड बहुत मुश्किल था। सारी शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके अमेरिका की वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट तक जाना पड़ता था। तो अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन आपस में डिस्कनेक्टेड थी और इसी का हाल निकालने के लिए ये आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई, जिसके बाद अमेरिका की ना सिर्फ ट्रेड शिप्स बल्कि नेवी भी अब बहुत ही आसानी से थोड़े दिनों में एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकती थी। और उस वक्त यह कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो भी पनामा कनाल को कंट्रोल करेगा वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। अब कोलंबिया उस जमाने में इस कनाल का कंट्रोल अमेरिका को नहीं देना चाहता था और इसलिए अमेरिका ने पनामा की इंडिपेंडेंस मूवमेंट से उसका भरपूर साथ दिया और नतीजा यह निकला कि 1903 में पनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और अमेरिका पनामा को रिकॉग्नाइज करने वाला सबसे पहला देश था। पनामा की गवर्नमेंट ने बदले में अमेरिका को इस कनाल के आसपास की सारी जमीन परमानेंट के लिए पर दे दी और साल 1999 तक यह सारा एरिया अमेरिकन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा। फिर 1999 में इस कैनाल का कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया गया, मगर आज भी यह पॉइंट अमेरिका और बाकी कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में पूरी दुनिया का करीबन 6% ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की दरमियान इस चौक पॉइंट से गुजरता है, लेकिन कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल करीबन 13 से 14 हजार कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती है। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है और इसलिए कैनाल को सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना यूज करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका का और मिडल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक रास्ता है। अब अगर दोबारा डेरियन गैप पर आए तो यह कोलंबिया और पनामा के दरमियान है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से टर्नल वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और जहां की ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया से बनती है। यह सब यहाँ से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगलर होती है, लेकिन इस दरमियान गैप की वजह से स्मगलिंग करना बहुत मुश्किल होता है और स्मगलर्स को भी से रूट लेना पड़ता है, जहां पर पनामा के कोस्ट गार्ड्स अक्सर इन स्मगलर को पकड़ लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर बात करें तो यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क नहीं बनाया जाता है, तो अमेरिका को यह खतरा है कि कहीं कोलंबिया के ड्रग माफिया यहां से पनामा में पहुंचकर पनामा कैनाल को डैमेज ना करते और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फिर भी यहां से मैक्सिको और अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अगर पनामा और कोलंबिया की गवर्नमेंट यहां पर कोई
रेल रोड नेटवर्क बनाने का एग्रीमेंट कर भी ले तो अमेरिका यहाँ पर की किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अब